हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 8 सत्रिया और बिहू के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं और ये वीडियो चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो को निबंध की रचना तक कवर किया था। पार्ट 2 वीडियो को अनुमान या कल्पना से शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 हिंदी मल्हार से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुमान या कल्पना से अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ पर का में, खा में और गा में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और नीचे इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन्हें पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। का पर लिखा हुआ है, बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया। ये लोग बिहू नृत्य और उत्सव देख करके इसलिए अचंभित थे क्योंकि इन लोगों ने इस तरह का नृत्य या उत्सव कभी नहीं देखा था जिसमें बहुत सारे लोग थे। लड़कियां लाल और बादामी कलर की खूबसूरत पोशाक पहन करके नृत्य कर रही थी। लड़के वाद्य यंत्र बजा रहे थे और उत्सव में तरह तरह के पकवान भी थे। आपस में आप चर्चा इस तरह से कर सकते हैं या उत्तर लिख सकते हैं, उन्होंने इससे पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था। समूह में नाचते स्त्री पुरुष अत्यंत उत्साहित थे। लड़के वाद्य यंत्र बजा रहे थे और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग के डिज़ाइन वाली खूबसूरत पोशाक धारण की हुई थी। मौज मस्ती से भरे नृत्य, स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन से भरपूर बिहू उत्सव से एंजेला और उसका परिवार अचंभित था। खा पर लिखा हुआ है, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, एंजेला और उसकी माँ एलेक्जेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियाँ की होंगी। एंजेला की माँ के पास 1 महीने का समय था। सबसे पहले उन्होंने एंजेला के स्कूल से छुट्टी लेने की अनुमति ली होगी। उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया होगा जो एक देश से दूसरे देश जाने में काम आते हैं। तीसरा, उन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी, इसलिए उससे संबंधित सामान इकट्ठा किया होगा। साथ ही व्यक्तिगत सामान भी रखे होंगे। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं। माँ एलेक्जेंड्रा के पास 1 महीने का समय था या वक्त था। उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी होगी और एंजेला के स्कूल से उसकी छुट्टी की अनुमति ली होगी। उन्होंने यात्रा के लिए ज़रूरी दस्तावेज संभाले होंगे। डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरणों और वस्तुओं को ध्यान से पैक किया होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान रखा होगा। माँ ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान और शूटिंग के समय और स्थान की भी उचित जानकारी इकट्ठी की होगी। इससे समय की बचत होती है और डॉक्यूमेंट्री निर्माण भी सुचारू रूप से होने में मदद मिली होगी। गा पर है, वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया। प्रश्न पूछा गया है, बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा। भारत के जो ग्रंथ हैं उसमें बरगद के पेड़ को पूजनीय माना गया है। बहुत पुराने समय से इसकी पूजा की जाती है। बरगद का पेड़ काफ़ी फैला हुआ होता है जिसके कारण इसमें बहुत सारा स्थान होता है। बिहू नृत्य के लिए इससे अच्छा स्थान नहीं हो सकता और ये सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके नीचे मंच बनाया गया होगा। इस पर आप इस तरह से चर्चा कर सकते हैं या उत्तर को लिख सकते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाने का कारण ये है कि हिंदू ग्रंथों में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। यह विशाल वृक्ष होता है और फैलाव के कारण काफ़ी लोग इसके नीचे व आसपास एकत्रित हो सकते हैं। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ रूपी प्राकृतिक मंच से बेहतर और क्या हो सकता था, इसलिए मंच इसके नीचे बनाया गया था। अगला है शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। आसाम से जुड़े यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो आसाम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए। इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। संकेत लिखा हुआ है, असम के नृत्य, त्योहार, भाषा आदि। यहाँ पर आपको असम की भाषा, नृत्य, त्योहार या फिर वहाँ पर क्या विशेष है उसके बारे में लिखिए। ये पाठ असम के सत्रिया और बिहू से संबंधित है, इसलिए आप यहाँ पर सत्रिया लिखिए, बिहू लिखिए। साथ में चाहे तो नृत्य जोड़ सकते हैं। चाय बागान बहुत मशहूर है, चाय बागान लिख सकते हैं। रेशम की खेती बहुत मशहूर है, रेशम की खेती लिख सकते हैं। असमिया भाषा है वहाँ की और वन्य जीवन भी
देखने योग्य है। यहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव है। अगली हेडिंग है तीन बिहू। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। पहला है रोंगाली या बोहाग। हिंदी महीने के हिसाब से ये बैसाख में और अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से अप्रैल में मनाया जाता है। दूसरा है भोगाली या माघ। ये हिंदी महीने के हिसाब से माघ में और अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से जनवरी में मनाया जाता है। और तीसरा है कोंगाली या काटी। ये हिंदी महीने के हिसाब से कार्तिक में और अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से अक्टूबर में मनाया जाता है। यहाँ पर का प्रश्न पूछा गया है, एंजेला और उसकी माँ एलेजेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे, लिखिए। एंजेला और उसकी माँ रोंगाली या बोहाग बिहू में भारत आए थे जब किसान बीज बोता है। उत्तर इस तरह से हो जाएगा, एंजेला और उसकी माँ एलेजेंड्रा अप्रैल के महीने में भारत पहुँचे थे। ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। यह अवसर रोंगाली या बोहाग का था। इसे बैसाख में मनाया जाता है जिसमें किसान बीज बोते हैं। इस नृत्य की बात की जा रही है। रोंगाली या बोहाग बैसाख में और अप्रैल में मनाया जाता है, जिस पर एंजेला और उसकी एलेजेंड्रा माँ भारत आई थी। खा पर प्रश्न है, तीनों बिहू के लिए लिखे कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। पहला बिहू है रोंगाली या बोहाग, जिसमें किसान बीज डालता है और धान के छोटे पौधे निकलते हैं। दूसरा है भोगाली या माघ, इसमें छोटे पौधों को बड़े खेतों में अलग अलग करके लगाया जाता है, जिसे धान की रोपाई कहते हैं। तो दूसरे वाले बिहू में धान की रोपाई की जाती है। और तीसरा कोंगाली या काटी, इसमें फसल तैयार हो जाती है और फसल या अनाज के तैयार होने के बाद तीसरी बार बिहू नृत्य किया जाता है। उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं और इसे रोंगाली या बोहाग कहते हैं। दूसरी बार धान रोपने पर, जिसे भोगाली या माघ कहते हैं। और तीसरा जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, इसे कार्तिक यानी अक्टूबर में मनाया जाता है और इसे कहते हैं कोंगाली या काटी। अगला है पाठ से आगे। यहाँ पर बात की गई है आपकी बात की। अपने समूह में चर्चा कीजिए। कहाँ पर लिखा हुआ है, रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसा ही एक अन्य शब्द बिट्टू भी है। आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है। बेटियों को लोग प्यार से बुलाते हैं, लाडो कह के, छोटी कह के, किट्टू कह के, छुटकी कह के, सोना कह के, रानी, गुड़िया आदि कह के। आपको जो भी लोग प्यार से पुकारते हैं, यहाँ पे लिखिए मेरा नाम है, यहाँ पर अपना नाम। इसके बाद खा पर आपको बताना है आपके नाम का क्या अर्थ है। आपका नाम किसने रखा, पता करके बताइए। आप लिखेंगे मेरा नाम मेरे बाबा ने रखा। बाबा की जगह जिसने भी आपका नाम रखा हो वो लिखे। मेरे नाम का अर्थ है, आपका जो भी नाम है उसका यहाँ पर अर्थ लिखिए। गा पर है, वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं, बताइए। आप कबड्डी खेलते होंगे, पकड़म पकड़ाई खेलते होंगे, चोर सिपाही खेलते होंगे, या फिर आप जो भी खेलते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखिए। घा पर प्रश्न है, असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रीय नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं, आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, वहाँ पर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्यों की बात की जा रही है या फिर किसी जगह के कुछ खास नृत्य होते हैं उनकी बात की जा रही है। उन नृत्यों के नाम आपको लिखना है, आप जिस भी जगह के हैं, और उनमें से आपको कौन सा पसंद है ये लिखना है। अगला है पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी राज्य की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। इन सभी का नाम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर एक लिंक दी हुई है, इसकी सहायता से आप इन राज्यों को देख सकते हैं। अगला है टाइम मशीन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है। टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्म बनाई हैं। यहाँ पर टाइम मशीन के बारे में इस तरह की बातें की जा रही है जिस तरह से डोरेमोन में डोरेमोन कई तरह के गैजेट्स निकाल करके
बीती हुई सेंचुरीज में और आने वाली सेंचुरीज में पहुंच जाता है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाएंगे और क्यों। और खा पर लिखा है, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिल जाए जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। इन्हें आप अपनी एज और अपनी समझ के हिसाब से लिखिए। गा पर प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है। संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा की जैसी होती है। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। संग्रहालय ऐसा स्थान होता है, ऐसी जगह होता है जहाँ पर पुराने समय के इतिहास की चीज़ों को रखा जाता है, जिसे देख करके आप अपने इतिहास के बारे में या पुरानी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ये बिल्कुल टाइम मशीन की तरह ही होगा, जैसे टाइम मशीन के द्वारा आप इतिहास में पहुंच जाएं और वहाँ की चीज़ों को देखें। अगर आपको कभी अवसर मिलता है, चांस मिलता है, तो किसी न किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य करें। वहाँ पर आपको बहुत सारी इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें या पुराने समय से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इन बातों को आप अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। अगला है खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़ा अलग तरह के थे। पहला प्रश्न है, अनु के खिलौने कैसे थे। लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, अनु के पास गुड़िया, लकड़ियों के खिलौने और नारियल की जटा से बने खिलौने थे, या उसके लिए अनोखे खिलौने थे। ये एंजेला के लिए अनोखे खिलौने थे। लंदन में एंजेला के पास शायद अलग तरह के खिलौने होंगे, जिसमें कई सारी वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रिक डॉल और कार शामिल होगी। यहाँ पर आप गुड़िया लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न है, आप घर पर कौन कौन से खिलौनों से खेलते रहे हैं, उसके नाम बताइए। आप जिन खिलौनों से खेलते हैं उनके नाम लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं, मेरे घर छोटे छोटे बर्तन हैं, इनके साथ साथ मिट्टी के और लकड़ी के भी खिलौने हैं। हम घर पर गाड़ियों के साथ, बर्तनों के साथ और प्लास्टिक के खिलौनों के साथ भी खेलते हैं। गा प्रश्न है, भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं। आपके यहाँ जो भी बच्चों को देने के लिए या खेलने के लिए जो भी हाथ से बने खिलौने मिलते हैं या बनते हैं, उनके नाम लिखें। या फिर आप लिख सकते हैं, हमारे यहाँ हाथ से मिट्टी के, कागज़ से और लकड़ियों के खिलौने बच्चों के लिए बनते हैं। घा प्रश्न अर्थात 4 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज़, मिट्टी आदि की कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौनों को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका भी सबको सिखाइए। आपको जो भी खिलौना कागज़ या मिट्टी का बनाना आता हो उसे बनाइए और अपनी क्लास में ले जा कर के आप उसे बनाने की और उन्हें सिखाने की कोशिश करिए। अनु के पास बहुत सारे लकड़ी के खिलौने थे। यहाँ पर कुछ लकड़ी के खिलौने दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे खिलौने लकड़ी के बनाए जाते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। अगला है पत्र कापर है। मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। आजकल मोबाइल से सारी बातें हो जाती हैं, पत्र की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पहले एक दूसरे से बात करने के लिए या एक दूसरे को संदेश देने के लिए पत्र की आवश्यकता होती थी। यहाँ पर एक पत्र दिखाया गया है जिसमें एक टिकट भी लगा हुआ है। पत्र आप इस तरह से लिख सकते हैं, एंजेला, केजिंगटन, लंदन। हाय अनु, कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं उन दिनों को बहुत याद कर रही हूँ। मुझे फिर से वहीं पर आना है। जब अगली छुट्टियाँ मिलेंगी तब मैं वहाँ पर आऊँगी। मुझे वहाँ का नृत्य सबसे ज़्यादा पसंद आया। वही नृत्य मैं अब मेरी सभी दोस्तों को भी सिखाऊंगी। तुम भी कभी लंदन आ जाना, मैं तुम्हें सभी जगहों पर घुमाऊंगी। तुम्हारी दोस्त एंजेला। पत्र आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में और अपने विचारों के हिसाब से लिखिए। खा पर लिखा हुआ है, आप जानते होंगे, मुझे नहीं लगता आप जानते होंगे कि पत्र लेखन के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। ये है अंतर्देशीय और ये है पोस्ट कार्ड। आजकल इनका उपयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि मोबाइल पर, फ़ोन पर सारी बातें हो जाती हैं। गा पर है, क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? यहाँ पर देखिए, ये एक टिकट लगा हुआ है।
इसे पैसों से खरीदा जाता है। संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक टिकट विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करते हैं। बहुत सारे लोगों को इन्हें इकट्ठा करने का शौक होता है, जो इसे इकट्ठा करने का काम करते हैं। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये सारे डाक टिकट किसी न किसी लेखक के सम्मान में जारी किए गए हैं। यहाँ पर का प्रश्न है, आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? यहाँ पर बहुत सारे लेखकों के डाक टिकट दिए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इनमें से सबसे अच्छा डाक टिकट आपको कौन सा लगा और क्यों अच्छा लगा। इसे आपको स्वयं करना है। खा प्रश्न है, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है? अगर आप इन टिकटों को ध्यान से देखें तो अधिकतर टिकटों में लेखक का नाम और चित्र दिया हुआ है। कुछ में उनका जीवन काल भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर और कुछ में कलात्मक चित्रण भी किया गया है। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी गई है, जैसे प्रेमचंद के डाक टिकट पर नाम और तस्वीर और जीवन काल लिखा हुआ है। रामधारी दिनकर के टिकट पर केवल नाम और चित्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के टिकट पर उनका नाम, चित्र और जीवन काल है। महादेवी वर्मा के टिकट पर नाम, चित्र और एक कलात्मक चित्रण जो उनकी साहित्यिक शैली को दर्शाता है। आज की पहेली में यहाँ पर असमिया में पहेली लिखी हुई है, यहाँ पर हिंदी में पहेली लिखी हुई है और यहाँ पर संकेत दिए हुए हैं उनके चित्र के रूप में। इन्हें आपको पढ़ना है और उसका उत्तर बताना है। असमिया में पहली पहेली लिखी हुई है, हाथीर दांत कदमर पात, और हिंदी में यही पहेली लिखी हुई है, हाथी के दांत सी और कदम के पात सी। पात का मतलब है पत्ते। कदम्ब एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियां कुछ इस तरह की होती हैं। ये संकेत आपको पूरी तरह से उत्तर को बता रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये चीज़ ऐसी है जो हाथी के दांत सी है और कदम्ब की पत्तियों की तरह है। ये है मूली। दूसरी पहेली है, असमिया में पढ़ेंगे पहले, पानी आसे मांस नाई, हाबी आसे बाघ नाई, और हिंदी में है, पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये चीज़ ऐसी है जिसमें पानी है लेकिन मछली नहीं है ये, और ये जंगल जैसी है लेकिन ये बाघ भी नहीं है। ये है नारियल, इसके अंदर पानी होता है और ऊपर इसके जंगल की घास की तरह जूट होता है। ये है नारियल। तीसरी पहेली है असमिया में, आई बुलेले ने लागे, बोपाई बुलेले लागे, और हिंदी में है, लग लग कहे तो ना लागे और बेलग कहे तो लग जाए। आप लग लग कह के देखिए, आपके होंठ एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, लेकिन अगर आप बेलग कहेंगे तो ये दोनों होंठ एक दूसरे से टकराएंगे, इसलिए इसका उत्तर है होंठ। और अंतिम पहेली है, सै चरण कृष्ण वरण, पेट काट लेई नाई मरण, और हिंदी में है, काला तन और 6 हैं चरण, पेट कटे पर भी ना मरण। इसका उत्तर है चीटा। ये एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से इसका पेट कट भी जाता है तो भी ये मरता नहीं है। प्रश्न उत्तर के छरों के पाठ में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी होती हैं जिसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। आसाम का रेशम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है। यहाँ पर इसका चित्र बना हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क। इसके बारे में आप अवश्य पढ़ें। ये था पाठ का अंतिम प्रश्न। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।